तो जनमत में अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अयोध्या की करते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले पीएम मोदी 5 मई को अयोध्या जाने वाले हैं, जहां पीएम मोदी राम मंदिर में रामलला जी के दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। वहीं 4 महीनों में अयोध्या में पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा होगा। दूसरे दौरे में पीएम भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो करेंगे, जो लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले उनके अयोध्या में ये विशेष कार्यक्रम होगा। चुनाव से पहले पीएम मोदी के इस अयोध्या दौरे के क्या मायने हैं और इससे आगामी तीसरे चरण के लोकसभा मतदानों पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के इस तीसरे चरण में बीजेपी ने अपनी जान लगा दी है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का दौर जारी है। जहां पिछले दिनों पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर थे, तो वहीं अब वो 5 मई को अयोध्या में नजर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठी बार लोकसभा चुनाव के दौरान रोड शो करने अयोध्या आ रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले 5 मई को रोड शो करेंगे। जो रोड शो से पहले रामलला के दर्शन के साथ साथ फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में एक भव्य रोड शो करेंगे, जहां 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी और संगठन ने पीएम मोदी के रोड शो की तैयारियां शुरू कर दी है और इससे पहले भी पीएम मोदी 5 बार अयोध्या आ चुके हैं। पहली बार वे इस साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान रैली करने 1 मई को मया बाजार आए थे और इसके बाद साल 2020 में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए थे। वहीं 23 अक्टूबर साल 2022 को दीपोत्सव के मुख्य अतिथि रहे। 30 दिसंबर वर्ष 2023 को पीएम मोदी ने यहां रोड शो करने के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण कर जनसभा को संबोधित भी किया था। और आखिरी में पीएम मोदी 22 जनवरी 2024 को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा जनमत में कि मोदी के अयोध्या दौरे से पड़ेगा चुनाव में असर। पोल का प्रश्न सुना, उत्तर जान लीजिए। 86% लोग कह रहे हैं हाँ फर्क पड़ेगा, 14% कह रहे हैं नहीं फर्क पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइए, एक बड़ी खबर इंतजार कर रही है। लेकिन अब वायनाड में हुए चुनावों के बाद राहुल गांधी का अमेठी के बजाय रायबरेली से लड़ने की इस नीति ने राहुल गांधी को सवालों के घेरे में डाल दिया है। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। पर भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है, जहां सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी को अमेठी से हारने का डर है? क्या राहुल गांधी ऐसी किसी भी सीट से नहीं लड़ना चाहते जहां से उन्हें हार का डर सता रहा हो? और आखिर क्यों राहुल गांधी कांग्रेस की परंपरागत सीट रायबरेली से लड़ना चाहते हैं, जहां से कांग्रेस की जीत लगभग पक्की मानी जाती है, जहां से सोनिया गांधी 2004 में सांसद थी, लेकिन वो हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा चली गई थी, जिस वजह से यह सीट खाली हो गई थी। पहले रायबरेली से प्रियंका गांधी को भी लोकसभा लड़ाए जाने की चर्चा थी, लेकिन उन्होंने अपने हाथ खींच लिए, जहां से अब राहुल गांधी बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह का मुकाबला करेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जो अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का मुकाबला करेंगे। राहुल गांधी को कांग्रेस ने देश की ऐसी 2 सीटें दी हैं, जहां से कांग्रेस की जीत लगभग पक्की मानी जाती है। ऐसे में राहुल गांधी पर यह सवाल भी बनता है कि क्या राहुल गांधी को वायनाड हारने का डर है, और आखिर क्यों राहुल गांधी लोकसभा में जाने के लिए फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इस खबर पर भी पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा। जनमत आपका शो है और आपने मत दिया कि जनता आप हैं और आप ही का जो मत है वही हम आपको दिखाते हैं। हार के डर से राहुल गांधी रायबरेली से लड़ रहे हैं चुनाव। 87% 87% लोगों ने हाँ, 13% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो हार के डर से अमेठी जनमत टाइप करिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आइए और आपका वोट हम आपको हर रोज रात को 9 बजे मेरे यानी शिवम मेहता के साथ जनमत में दिखाएंगे। हमारी ये अगली खबर भी कांग्रेस के अमेठी और रायबरेली पर किए गए फैसलों से जुड़ी है। दरअसल 2024 के इस चुनावी रण के आरंभिक दौर से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी वायनाड के अलावा अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। वहीं रायबरेली से प्रियंका गांधी के लड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के चुनाव ना लड़ने और राहुल गांधी के अमेठी की जगह रायबरेली से लड़ने के इस फैसले ने इन दिनों भारतीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है, जिस पर पक्ष विपक्ष के दोनों नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। तो
तो आइए आपको सुनाते हैं इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या टिप्पणी की और इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर कौन कौन से बयान तीर चलाए। सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। अरे उन्होंने खुद ही भाग के वाराणसी आए ना जी, पूछो। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं। भाजपा की सत्ता जारी, वो आजकल जो बोल रहे हैं वो बहकी बहकी बातें हैं, तो उनका तो जवाब देने से कोई फायदा नहीं। कांग्रेस का आज मेरे ख्याल से जो भी इंदिरा जी का प्रशंसक होगा, आज राहुल जी को अपने बीच में देख के उसे एक बार फिर पुरानी यादें आती हैं, उसे एक उम्मीद जागती होगी कि ये भारत का भविष्य है। इसके तरक्की के साथ रायबरेली की जो रुकी हुई योजनाएं हैं या जो बंद कर दिया गैर कांग्रेसी सरकारों ने, अब वो फिर से प्रारंभ हो। देखिए क्या कहना है, गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह है। तो समझ के फैसला हुआ, अच्छा फैसला हुआ। दोनों सीटें जीतेंगे भारी बहुमत से। पूरे देश भर में माहौल गया है, मैसेज गया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। मैं पहले भी कह रहा था, श्री राहुल गांधी जी और गांधी फैमिली को साहस नहीं हो रहा है अमेठी रायबरेली लड़ने का, लेकिन किसी ने समझाया होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी पिछली बार इतने वोटों से जीत गई थी, इसलिए तुम अमेठी मत जाओ, रायबरेली चलो। लेकिन रायबरेली में अमेठी से भी बड़ी पराजय से राहुल गांधी जी की होने जा रही है। रायबरेली ये इंदिरा गांधी जी के जमाने से पूरा नेहरू परिवार रायबरेली से लड़ता आया है, एक परंपरा है रायबरेली की। अमेठी तो आप कोई भी जीत जाएगा। केएल शर्मा जी है, ये केएल शर्मा जी ये गांधी परिवार के एक सदस्य है। इस बार स्मृति ईरानी लोकसभा नहीं जा रही है। रायबरेली अमेठी प्रदेश सहित प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी। कांग्रेस डरी हुई है, पलायन करके राहुल गांधी पहले वायनाड गए थे, अब रायबरेली आए, वहां भी इनको हार का सामना करना। और कांग्रेस इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ सरकार 2024 में बनाने जा रही है। ये तय हो गया। राहुल जी लड़ने वाले लोग, फाइटर लोग पीछे नहीं हट सकते, लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से भारी बहुमत से जीतेंगे, भारी वोटों से जीतेंगे।
इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है हमारे भाई के शर्मा जी, किशोरी लाल जी, वो स्मृति ईरानी की नींद उड़ा देंगे। उनको एक घर घर की जानकारी है, वो पूरा काम किए हैं, करीब 25-30 साल से वहाँ काम कर रहे हैं और एक एक गांव की जानकारी है किशोरी लाल जी को, और वो निश्चित तौर से स्मृति ईरानी को भारी मतों से चुनाव हराएंगे। चलिए, इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से प्रश्न पूछा। सोनिया गांधी ने डर से छोड़ी थी रायबरेली सीट। सवाल था ये, उत्तर आपकी टीवी स्क्रीन पर लीजिए। 92-92% लोगों ने बोला है हाँ छोड़ी थी, 8% लोगों ने बोला नहीं छोड़ी थी। तो प्रचंड बहुमत कहता है सोनिया गांधी ने डर से छोड़ी थी रायबरेली की सीट। और ये आप ही का जो मत है आपको दिखा रहे हैं जनमत में, और इसी का ये परिणाम आपके फेवरेट शो में देखने को आपको मिल रहा है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। जनमत में अब बात करेंगे पाकिस्तान और उसके भारत विरोधी एजेंडे की। जी हां, जिसके माध्यम से अक्सर पाकिस्तान विश्व में भारत की छवि खराब करने की कोशिश करता है और हर बार अपनी मुंह की खानी भी चाहिए। पाकिस्तान के साथ इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने भारत के आंतरिक मामलों जैसे कश्मीर, नागरिकता संशोधन अधिनियम और अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी बातों पर अफवाह फैलाई थी, जिस पर अब भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने जोरदार हमला बोला है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA में अपने एक संबोधन से पाकिस्तानी एजेंडे को छिन्न भिन्न कर दिया है। इस पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। संपूर्ण विश्व में भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले पाकिस्तान को अब एक बार फिर से भारत ने आईना दिखा दिया है, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम के उस पाकिस्तानी एजेंडे पर जोरदार हमला बोला है, जिसके तहत अकरम ने UNGA में भारत विरोधी टिप्पणियां की थी। जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित करते हुए अकरम ने भारत के आंतरिक मामलों जैसे कश्मीर, नागरिकता संशोधन अधिनियम और अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी बातों पर अफवाह फैलाई थी। वहीं अब UNGA में ही भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने अपने संबोधन से पाकिस्तान के उस एजेंडे को स्वाहा कर दिया है, जहां उन्होंने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि हम इस चुनौतीपूर्ण वक्त के बीच शांति कायम करने की कोशिश करते हैं। हमारा ध्यान रचनात्मक बातचीत पर रहता है। इस तरह हम एक निश्चित प्रतिनिधिमंडल की टिप्पणियों को दरकिनार करना चुनते हैं, जिनमें न केवल मर्यादा की कमी है, बल्कि उनकी इस विनाशकारी और हानिकारक रवैये के कारण हमारे सामूहिक प्रयासों में भी बाधा आती है। भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान पर आगे सवाल उठाते हुए कहा कि हम उस प्रतिनिधिमंडल को सम्मान और कूटनीति के केंद्रीय सिद्धांतों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिन्हें हमेशा हमारी चर्चाओं का मार्गदर्शन करना चाहिए। लेकिन क्या ये उस देश के पास पूछने के लिए ज्यादा चीजें हैं जो अपने आप में सभी पहलुओं पर संदिग्ध ट्रैक रिकॉर्ड रखता है? Peace amid these challenging times, our focus remains steadfast on constructive dialogue. We thus choose to set aside the remarks from a certain delegation which not only lack decorum but also detract from our collective efforts due to their destructive and pernicious nature. We would strongly encourage that delegation to align with the essential principles of respect and diplomacy that must always guide our discussions. Or is that too much to ask of a country that harbors a most dubious track record on all aspects in itself? अपने उस संबोधन के दौरान रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद शांति की सांस्कृतिक और सभी धर्मों की मूल शिक्षाओं के सीधे विरोध में है, जो कलह फैलाता है।
दुश्मनी पैदा करता है और दुनिया भर में सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले सम्मान और सद्भाव के मूल्यों को कमजोर करता है। सदस्य देशों के लिए शांति की सच्ची संस्कृति को बढ़ावा देने और दुनिया को एकजुट परिवार के रूप में देखने के लिए एक्टिव होकर मिलकर काम करने की जरूरत है, जैसा कि भारत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा। हमारा प्रश्न था, UNGA में पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। प्रश्न ये था, उत्तर आपका 97% हाँ में जवाब दे रहे हैं और 3% ना में जवाब दे रहे हैं। 97% हाँ में, तो हाँ, UNGA में पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। इस पर मोहर आपने ही लगा दी है। जनमत में अब बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में लगातार जारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की ओर, जिसके तहत आज पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के बर्धमान दुर्गापुर में जनसभा को संबोधित करते नजर आए, जहां उन्होंने आज कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटें जीतने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल में कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट और टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा उनके पास विकास का कोई विजन ही नहीं है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बंगाल की राज्य सरकार पर बंगाल में हिंदुओं पर दोयम दर्जे की नागरिक की तरह बर्ताव करने का भी आरोप लगाया है। इस दौरान और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, सभी बातें आपको सुनाते हैं। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। ये कैसे लोग हैं? जय श्री राम के उद्घोष से उनको आपत्ति है। साथियों, लेफ्ट और कांग्रेस और टीएम के पास विकास का विजन ही नहीं है। लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी किसी राज्य का क्या हाल कर सकती है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। इस खबर पर भी पोल के माध्यम से आपसे हमने प्रश्न पूछा। प्रश्न ये था कि विपक्ष पर मोदी के हमले ठीक हैं क्या, तो उस पर देखिए उत्तर क्या आया और आपने क्या वोट किया है। विपक्ष पर मोदी के हमले ठीक, 19% लोग हैं जो कह रहे हैं ठीक नहीं है। चलिए आपका भी हमने मत दिखाया, 81% 81% लोगों ने कहा है हाँ मोदी के हमले ठीक हैं। तो ये आपका मत जनमत में जो आप ही को दिखा रहे हैं, और लगातार अनुरोध करूंगा वोट करिए जनमत में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जाइए, आप हमारे पोल पर सीधा आ जाएंगे और वो आपको हम दिखाएंगे। अब अगली खबर का रुख करते हैं। जनमत में हमारी ये अगली खबर भी बंगाल से ही जुड़ी है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुओं पर दोयम दर्जे के नागरिक की तरह बर्ताव करने का जो आरोप उनके द्वारा लगाया गया, बताया गया कि राज्य की सरकार ऐसा कर रही है, सच साबित होता हुआ नजर आया है। क्योंकि बंगाल राज्य सरकार के एक विधायक ने एक बार फिर से अपने मंसूबों को उजागर कर दिया, जिसने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भरे मंच से हिंदुओं को नदी में डुबाने की धमकी दी। दरअसल ममता के इस बिगड़ैल विधायक का नाम हुमायूं कबीर है, जो मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर सीट से विधायक है, जो बहरामपुर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार यूसुफ पठान के लिए भी चुनाव प्रचार कर चुका है। अपने संबोधन में कबीर ने क्या कुछ कहा, इस पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। तीसरे चरण के लिए मतदान की तैयारियां चल रही हैं। वोटों की गोलबंदी में सभी दल धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। वोटरों का मन मोहने के लिए प्रत्याशी भाषा की मर्यादा भी लांघ रहे हैं। विकास के मुद्दे को पीछे छोड़कर मजहब, जाति और गाली गलौज तक बात चली गई है। राजनीतिक पारा अब इस कदर गरमाया हुआ है कि अब मारने काटने की धमकियां तक देने से परहेज नहीं किया जा रहा।
इसी बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने कहा है कि हिंदुओं को गंगा में बहा देंगे। हुमायूं कबीर भरतपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, जो कि मुर्शिदाबाद जिले के तहत आता है। साथ ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सदस्य भी हैं। हुमायूं कबीर लगातार चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। बीते दिनों इन्होंने टीएमसी के बहरामपुर से उम्मीदवार यूसुफ पठान के लिए भी चुनाव प्रचार किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हुमायूं कबीर की धमकी वाले वीडियो पर लोग जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बंगाल में चुनाव से पहले छिड़ा सियासी घमासान अब चरम पर है। टीएमसी नेता की बदजुबानी अब सीधे धमकी में बदलती जा रही है। हुमायूं कबीर हिंदुओं को साफ धमकी देते हुए इस वीडियो में कहते हैं कि मुसलमान हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। मैं भाजपा को साफ बता दूं, 2 घंटे में भागीरथी में बहा दूंगा। কত ধানে কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। এখানে তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেশি আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না। बीजेपी से नाराजगी रखने वाले टीएमसी नेता अब हिंदुओं से नफरत की आग में जल रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ लगातार इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। इससे पहले हुमायूं कबीर तब सुर्खियों में आए थे जब टीएमसी द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बांटे गए थे। दरअसल पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए क्रिकेटर यूसुफ पठान को बहरामपुर से अपना उम्मीदवार बनाया। इसके बाद से पार्टी में ही विवाद शुरू हो गया और टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा था कि अगर पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बदला तो वो बहरामपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कबीर ने कहा था कि दूसरे राज्य से किसी को लाकर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को नहीं हराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बौखलाहट में टीएमसी नेता दे रहे हैं धमकी, ये प्रश्न था हमारा पोल के माध्यम से। आपके टीवी स्क्रीन पर ये पोल भी आ गया है और ये देखिए बौखलाहट में दे रहे हैं टीएमसी नेता धमकी, तो 8% ना, 92%, 92% कह रहे हैं हाँ। ये बौखलाहट ही है टीएमसी के नेताओं की। जनमत में टीएमसी के बाद कांग्रेस की बात करते हैं, जो हिंदू घृणा, हिंदुओं को बुरा भला कहने और हिंदू आस्था के खिलाफ जहर उगलने में टीएमसी से जरा भी कम नहीं है। दरअसल हम बात कर्नाटक के कागवाड़ से कांग्रेस विधायक राजू कागे की कर रहे हैं। हालांकि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पहले से ही अपनी हिंदू घृणा के लिए जानी जाती है, वहीं अब कांग्रेस के इस विधायक ने राज्य सरकार की इस घृणा पर मोहर लगा दी है, जो अक्सर अपने अमर्यादित बयानों और विवादित बोलों के लिए जाना जाता है, जिसने बीते गुरुवार को अपने एक अभियान के दौरान हिंदू कार्यकर्ताओं की तुलना भिखारियों से कर दी है और करते हुए उन्हें कहा कि भिखार चोट कहा था। आप सोचिए, जिसने कहा था कि जय श्री राम बोलने वाले भिखारी होते हैं। कांग्रेस विधायक राजू कागे के इस विवादित बयान पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को जरा समझिएगा। एक तरफ बंगाल में टीएमसी नेता हिंदुओं को गंगा में बहाने की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक जय श्री राम का नारा लगाने वाले राम भक्तों को भिखारी बता रहे हैं। नाम है राजू कागे। अपने विवादित बयानों के लिए लगातार सुर्खियों में हैं। वो लगातार जहर उगल रहे हैं। अब की बार उन्होंने कहा है कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले भिखारी हैं। राजू कागे ने जुगुला गांव में चुनावी सभा के दौरान विकास के बजाय जय श्री राम जैसे धार्मिक नारे लगाने के लिए भाजपा और उसके समर्थकों की आलोचना की। उन्होंने मंदिरों के निर्माण पर भाजपा के प्रयासों की निंदा की। उनके इस बयान से विवाद पैदा हो गया। कागे ये कहना चाहते हैं कि देश को विकास की जरूरत है, मंदिर की नहीं। ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಇದೇ ಹೊಟ್ಟಿದ್ಲಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೈ ರಾಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನೀವ್ಯಾರು ಹೊಸವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಾಕ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಐತಿ. ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ನಾವು ಬಿಗರ್ ಚುಟ್ಟಿದಾವತ್ತು ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. बेलगावी जिले के कागवाड़ा तालुक के एमएलए ने सरेआम धमकी दी
वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? हिंदुओं को बहा दोगे? चलिए देखिए, इनकी धमकियों की बात तो देखिए, भिखारी ये बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी भाषा की गिरी हुई लिमिट पर क्या ही टिप्पणी की जाए। प्रश्न हमने पोल के माध्यम से पूछा, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार राम विरोधी है क्या? प्रश्न का उत्तर 90% लोगों ने कहा हाँ है, 10% ने बोला नहीं है विरोधी। तो जनमत में अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अयोध्या की करते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले पीएम मोदी 5 मई को अयोध्या जाने वाले हैं, जहां पीएम मोदी राम मंदिर में रामलला जी के दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। वहीं 4 महीनों में अयोध्या में पीएम मोदी का यह दूसरा दौरा होगा। दूसरे दौरे में पीएम भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो करेंगे, जो लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले उनके अयोध्या में ये विशेष कार्यक्रम होगा। चुनाव से पहले पीएम मोदी के इस अयोध्या दौरे के क्या मायने हैं और इससे आगामी तीसरे चरण के लोकसभा मतदानों पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के इस तीसरे चरण में बीजेपी ने अपनी जान लगा दी है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का दौर जारी है। जहां पिछले दिनों पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर थे, तो वहीं अब वो 5 मई को अयोध्या में नजर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठी बार लोकसभा चुनाव के दौरान रोड शो करने अयोध्या आ रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले 5 मई को रोड शो करेंगे। जो रोड शो से पहले रामलला के दर्शन के साथ साथ फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में एक भव्य रोड शो करेंगे, जहां 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी और संगठन ने पीएम मोदी के रोड शो की तैयारियां शुरू कर दी है और इससे पहले भी पीएम मोदी 5 बार अयोध्या आ चुके हैं। पहली बार वे इस साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान रैली करने 1 मई को मया बाजार आए थे और इसके बाद साल 2020 में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए थे। वहीं 23 अक्टूबर साल 2022 को दीपोत्सव के मुख्य अतिथि रहे। 30 दिसंबर वर्ष 2023 को पीएम मोदी ने यहां रोड शो करने के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण कर जनसभा को संबोधित भी किया था और आखिरी में पीएम मोदी 22 जनवरी 2024 को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा जनमत में कि मोदी के अयोध्या दौरे से पड़ेगा चुनाव में असर। पोल का प्रश्न सुना, उत्तर जान लीजिए। 86% लोग कह रहे हैं हाँ फर्क पड़ेगा, 14% कह रहे हैं नहीं फर्क पड़ेगा। भाग्यनगर की हम बात कर रहे थे तो माधवी लता की भी बात होगी और साथ ही साथ ओवैसी की बात होगी, लेकिन ओवैसी क्यों बाबरी ढांचे का राग आलापने लगा है, मुसलमानों के वोट पाने की कोशिश कर रहा है, उसकी उस भाषा को, स्पीच को सुनिएगा। आबाद रखो नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। तो देखिए, ऐसे ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं, उस पर म्यूजिक लगाया जाता है और भावनाओं को उकसाने का प्रयास किया जाता है, युवाओं को उकसाने का प्रयास, लेकिन सत्य कभी चुकता नहीं। इसी के साथ साथ जनमत के आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे यानी शिवमदत्त मेहता और पूरी टीम को आगे दीजिए, कल फिर नए मुद्दों के साथ पेश हो जाएंगे। मेरी और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।